बिजनेस है वो बिजनेसमैन के लिए नहीं होता, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है मुल्क के लिए, जिसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, लोकल एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ आता है, रोजगार मैसर होता है लोगों को, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं डिफरेंट में, गैस, बिजली, पानी, उसके अलावा फिर टैक्सेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसपे गवर्नमेंट्स चलती हैं। इकोनॉमी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल हालात तो हैं। मुहिब्बे वतन और कोई डेडिकेटेड शख्स और कोई विजन वाला शख्स नहीं आएगा जो रातों को जागते हैं और दिनों को सोते हैं और वो सारा पैसा डंप कर दिया है। 1500 ट्रिलियन रुपीज इस वक्त डंप है, वो पैसा उनके पास है, तो वो जब तक पैसा खर्च करके असेंबलियों में बैठे रहेंगे तो लेजिस्लेशन कौन करेगा। ये कहना बड़ा आसान काम है कि फरसुदा निजाम को बदलने की जरूरत है। जो बाहर से ऑयल और गैस और सारा कुछ लेके आ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर सारा कुछ मौजूद है। तो इंडस्ट्री चलानी है तो आपको सबसे अहम चीज जो है वो आपको 3 चीजें जो नेसेसिटीज हैं, बिजली, पानी और गैस, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में वापस लेके आना पड़ेगा। जिस एक फर्द वाहद ने पाकिस्तान का इजाफा दुनिया के नक्शे में किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो मफाद परस्त लोग उस वक्त से लेके तो एक्टिव हो गए और आज तक एक्टिव हैं। तो ये फरसुदा निजाम जो है वो मजीद मजबूत होता जा रहा है। हमने तो हर पार्टी से बड़ा चीख के भी कहा है, रिक्वेस्ट भी किए हैं, क्या है हमें बताएं कि आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, कोई इकोनॉमिक टीम, कोई इकोनॉमिक एजेंडा, वो तो मुझे आज तक किसी के पास नजर नहीं आया। तो ये सिर्फ इक्तदार के लालच में आना विदाउट कोई एजेंडा, विदाउट कोई टीम, विदाउट कोई चीज, तो फिर वो मुल्क का निजाम कौन बदलेगा। सख्ती से इस मुल्क में जो GDP है उसको अगर आप बाइफिकेट करें तो 22% आपका सिर्फ एग्रीकल्चर है और उस एग्रीकल्चर से आपके मुल्क का सिस्टम जो है ना वो चल रहा है। अब GDP के अंदर इंडस्ट्री का जो किरदार है वो सिर्फ 19% है और आपका जो मेजर पोर्शन है टैक्सेशन का वो आप उस GDP के हवाले से नहीं ले रहे हैं। आप इंडस्ट्री से इस वक्त 70% डायरेक्ट टैक्सेशन आप इंडस्ट्री से करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 58-60% वो आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री है और वो 20-25% टैक्स दे रही है। टैक्स पे करते हैं, उससे जो ब्यूरोक्रेसी को सैलरीज मिलती है, उस सर्विसेज इंडस्ट्री है इनडायरेक्टली वो भी 50% से लेके 70% टैक्स सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है इंडस्ट्री पे। कोई पॉलिसी नहीं है उनके लिए, कोई डायरेक्शंस नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है और सिर्फ आपके 22-25 महकमे यूं उसके ऊपर गिद्धों की तरह पड़ जाते हैं। तो इंडस्ट्री किसने लगानी पाकिस्तान। इकोनॉमी हमेशा से क्राइसिस का शिकार रही है। उन मुहिब्बे वतन लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है जो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है। जो इस मुल्क को चला रही है, रीढ़ की हड्डी है, वो तो बिजनेस कम्युनिटी। टैक्सेशन के हवाले से आप देखेंगे इस वक्त तकरीबन 24,000 एम्प्लॉइज हैं FBR में और 9,460 अरब का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जी मैं ये समझता हूँ कि 7,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है उस डिपार्टमेंट में। बाकी जो लोग हैं 15-16 हजार वो तकरीबन आपकी 15,000 अरब की करप्शन के लिए रखे गए और इस मुल्क में टैक्सेशन से 70-80% ज्यादा करप्शन है इस में, सिर्फ टैक्सेशन डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट के लिए काम किया है कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर सेमिनार्स किए हैं। इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बाहर बैठे हुए हैं, उनको फिजिकल बुलाया है, या ऑनलाइन मीटिंग्स में उनको लिया है और हमने अवेयरनेस दी है कि एक्सपोर्ट जो है वो कितनी जरूरी है। आपको अपने बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से और अच्छे लेवल पे और अच्छे प्लेटफॉर्म पे चलाना है so you should have become the member of Lahore Chamber of Commerce and Industry। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान सुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज़ैक पॉडकास्ट। आज का मेहमान किसी ताल्लुक का माताज तो नहीं है, लेकिन रस्म दुनिया के तौर पे बताते चलिए हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और बात करेंगे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब जफर महमूद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हालात चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस तरह से सियासी खिचड़ी पक रही है मुल्क के अंदर, ज़ाहिरा कारोबार भी कहीं ना कहीं मुतासिर होता है, तो अभी उसके ऊपर मैं जानना चाहूंगी कि सियासी सूरत हाल किस तरह से कारोबार को मुतासिर कर रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी इफेक्टेड चीज होती है वो स्टॉक एक्सचेंज होती है, स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट इस वक्त बड़ी अनइवन चल रही है चूंकि जब तक ये स्टेबिलिटी और ये कंटिन्यूटी नहीं आती गवर्नमेंट में उस वक्त तक, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर बड़ा सेंसिटिव होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तो थोड़ा अवॉइड करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट में। तो वो एक ट्रेंड शो करती है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो स्टेबिलिटी है या जो पॉजिटिवनेस है वो किस तरह मेंशन हो रही है, तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो मार्केट पे फ्लक्चुएट करती है। तो इस वक्त थोड़ा स्ट्रेस है मार्केट में। जो ही गवर्नमेंट बनेगी और वो ट्रैक पे आ जाएंगी चीजें तो मामला बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। जब हुकूमत स्टेबल भी थी तब भी बहुत सारे मसाइल का सामना था। कारोबारी हजरात को वो रुख करते हैं लाहौर चैम्बर का, यहाँ पे आके हम लोगों से बात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं,
कि जो मुतलका हुकाम है FPR टैक्सीनेशन से हों या दीगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी से हों कि आप उनसे बात करें, आप हमारी मुश्किलात को कम करें। तो क्या सूरत हाल देखी आपने कि क्या गवर्नमेंट संजीदा है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए या ताले लगने जा रहे हैं? देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो उसकी टीम कैसी होती है और वो कितनी विजन होता है उनका, कितनी सिंसियरिटी होती है टुवर्ड्स द नेशन। देखिए, जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन के लिए नहीं होता, वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है एक मुल्क के लिए, जिसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, लोकल एक सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ आता है, रोजगार मैसर होता है लोगों को, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं डिफरेंट में, गैस, बिजली, पानी, सीवरेज। उसके अलावा फिर टैक्सेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसपे गवर्नमेंट्स चलती हैं, तो उसको तो गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती। और यहाँ पे जाहिर है जो 25-26 करोड़ अवाम है उससे जिंदा रहना है, तो उसमें नेसेसिटीज और वो सारी चीजें इस्तेमाल करनी है, तो एक सर्कुलेशन तो होती है बिजनेस की। मगर जब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और एक वो सिस्टम नहीं होता, तो फिर बिजनेसमैन जब स्ट्रेस में आता है तो फिर इधर उधर की मंडियों में वो अपनी जगह तलाश करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी गवर्नमेंट आएगी और वो एक पॉजिटिव एक्टिविटीज उनकी शो होगी और वो ऐसी एक विजनरी एक उनका प्लान होगा 5 साल का, जिससे इकोनॉमी को बेहतर करने की उनका एक ट्रेंड होगा, जिससे बिजनेस में बेहतरी आने की उम्मीद है। और जिस तरह अभी लग रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट को हेड करेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए। इट्स डिपेंड ऑन द टीम कि जी वो कौन सी टीम लेके आते हैं, वो कितनी क्रिएटिविटी और कितनी विजनरी टीम होती है, ताकि उसके एक मुस्बत असरात माशरे में और इकोनॉमी में पड़ सके। ये बड़े जरूरी है। सर, कमाऊ पुत हैं हमारे बिजनेसमैन पाकिस्तान के, ज़रिए मुबादला भी लेके आ रही हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार फराहम किया हुआ है। तो पिछले 1.5-2 साल के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस देखने में आया। आपने भी जिन शख्सियत का जिक्र किया है, जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही थे जब ये इंडस्ट्रीज को ताले लगी हैं, मिलेट ट्रैक्टर की फैक्ट्री को ताले लगी हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लगी हैं। तो अभी भी वही सेटअप बनने जा रहा है, कितने पुरुमीद है? देखिए, ये जो इफेक्ट्स होते हैं ना, ये इमीडिएटली क्रिएट नहीं होते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसकी पिछली जो प्लेसेस होती हैं उसकी रोशनी में आगे जो चीजें नजर आती हैं। वो जो मुश्किल वक्त था वो पिछले 1.5 साल था। उसके बाद एक अनइलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, इलेक्शन कराने के लिए आई थी, केयरटेकर गवर्नमेंट, उसमें आपने देखा है जी इकोनॉमी बेहतर हुई है। उसमें जो स्ट्रेस था डॉलर का वो भी रिलीज हुआ है। उसमें प्लानिंग और पॉलिसी थोड़ी सी, चूंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हाथ में थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे बस ये बहुत बड़ा क्रेडिट है उस हुकूमत को चलाया जाए। तो उनकी जो एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन से और उनकी वेल इन टाइम इंटरफेरेंस से चीजें कदरे स्मगलिंग और डॉलर और वो जो मोटी मोटी चीजें थी कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिन चीजों की उनको समझ आ गई उनको उन्होंने एक ट्रैक पे लाने की कोशिश की है, जिससे मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस मार्केट में एक बिजनेसमैन में डेवलप हुआ है। और अब चूंकि उसकी कंटिन्यूटी में चलना है, जो पिछली एक केयरटेकर सेटअप था 6-7 महीने का, उसकी कंटिन्यूटी में कोई हार्ड फैसले लेने की जरूरत नहीं होगी। उसकी कंटिन्यूटी में कोई ऐसे ताले लगने का इम्कान मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता। बहरहाल इकोनॉमी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल हालात तो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 76 साल से मुश्किल हालात ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करप्शन और यहाँ पे जाती मफादात और नाजुक मोड़ से गुजर रही है। नाजुक मोड़ ही 76 साल से, और 100 साल तक अगर कोई मुहिब्बे वतन और कोई डेडिकेटेड शख्स और कोई विजन वाला शख्स नहीं आएगा, तो इकोनॉमिकली हम, चूंकि पूरी दुनिया जो है वो उसका ये एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं देनी। तो उस इंडिपेंडेंस के लिए जो एक कमजोर लोग होंगे जिनको बाहर से सपोर्ट चाहिए होती है, वो फिर उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं रहती चीजें। आपको नहीं लगता फरसूदा निजाम को बदलने की जरूरत है? देखिए, ये कहना बड़ा आसान काम है कि फरसूदा निजाम को बदलने की जरूरत है। जिस एक फर्द वाहिद ने पाकिस्तान का इजाफा दुनिया के नक्शे में किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो मफाद परस्त लोग उस वक्त से लेके तो एक्टिव हो गए और आज तक एक्टिव हैं। तो ये फरसूदा निजाम जो है वो मजीद मजबूत होता जा रहा है। बदलने की जरूरत है, मगर बदलेगा कौन? आपकी 18वीं तरमीम ने सुबह को ताकतवर कर दिया, जो आपका कंट्रोल था वो कमजोर हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले
जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है एक इलेक्शन का बैलेट जो इसमें इलेक्टोरल बोर्ड आप इलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। जहां पे 50-60 करोड़ से लेके 70-80 करोड़ तक आपका इलेक्शन लड़ा जाएगा, वहां पे क्या निजाम पर बदलेंगे। तो सबसे पहले एक रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है सारी चीजों को, और ताकि अच्छे लोग आगे आए और फिर वो निजाम को एक मुस्बत अंदाज से बदलें। यहाँ पे लेग पुलिंग, नेगेटिवनेस, यहाँ पे तो मंशूर ही आज तक सियासी तौर पे हमने तो हर पार्टी से बड़ा चीख के भी कहा है, रिक्वेस्ट भी किए हैं क्या है, हमें बताएं कि आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, कोई इकोनॉमिक टीम, कोई इकोनॉमिक एजेंडा, वो तो मुझे आज तक किसी के पास नजर नहीं आया। तो ये सिर्फ इक्तदार के लालच में आना विदाउट कोई एजेंडा, विदाउट कोई टीम, विदाउट कोई चीज, तो फिर वो मुल्क का निजाम कौन बदलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये कई सालों से मुसलसल हो रहा है हमारे साथ, और खुदा न खास्ता आगे भी कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपने जिक्र किया कि हुकूमतों से आपकी बात भी हुई है, जो मुतलका हुकाम थे उनके साथ आपकी मुलाकातें भी रही हैं और आपने गोशगुजार भी किया उनको जो भी मामला थे। लेकिन इस वक्त ये भी देखने में आ रहा है कि चूंकि इंडस्ट्री को वो सहूलियात, वो चीजें नहीं मिल रही, वो उस तरह से उन्हें लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, तो यहाँ से पाकिस्तान से बिजनेसमैन भी मूव ऑन हो रहे हैं, वो जा रहे हैं दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उसका नुकसान क्या पाकिस्तान को नहीं होगा? इकोनॉमी नहीं डिस्टर्ब होगी इससे? देखिए मैडम, मैं एक अर्ज करता चलूं कि इंडस्ट्री का आप जिक्र कर रही हैं, बदकिस्मती से इस मुल्क में जो जीडीपी है उसको अगर आप बाइफिकेट करें तो 22% आपका सिर्फ एग्रीकल्चर है, और उस एग्रीकल्चर से आपके मुल्क का सिस्टम जो है ना वो चल रहा है, मगर उससे जो गवर्नमेंट पर रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो 2% से ज्यादा नहीं है। अब जीडीपी के अंदर इंडस्ट्री का जो किरदार है वो सिर्फ 19% है, और आपका जो मेजर पोर्शन है टैक्सेशन का वो आप उस जीडीपी के हवाले से नहीं ले रहे हैं। आप इंडस्ट्री से इस वक्त 70% डायरेक्ट टैक्सेशन आप इंडस्ट्री से करते हैं, ये बिजनेसमैन से, और 66% आपकी जो इकोनॉमी है वो समझ लें कि जी ये 60% अप्रोक्सीमेटली 58-60% वो आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री है, और वो 20-25% टैक्स दे रही है, और वो भी डायरेक्ट टैक्सेशन उस तरह नहीं है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो भी बिजनेस से जनरेट होती है। मतलब जो बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं और जो बिजनेसमैन टैक्सेशन करते हैं, टैक्स पे करते हैं, उससे जो ब्यूरोक्रेसी को सैलरीज मिलती है उसमें से आप टैक्स लेते हैं, तो वो जो सर्विसेज इंडस्ट्री है इनडायरेक्टली वो भी 50% से लेके 70% तक सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स है इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे। तो बिजनेसमैन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो तकरीबन मोर देन 90% है। तो आप उनको ना भी फैसिलिटी देते हैं, ना उनके लिए आपने कोई ऐसे हालात या सर्कमस्टेंसेस या पॉलिसी, 12 साल से तो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई नहीं आई है, कोई पॉलिसी नहीं है उनके लिए, कोई डायरेक्शंस नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, और सिर्फ आपके 22-25 महकमे यूं उसके ऊपर गिद्धों की तरह पड़ जाते हैं। तो इंडस्ट्री किसने लगानी पाकिस्तान में? जी ऐसे ही हो रहा है, यही चल रहा है पाकिस्तान में। तो मजमूई तौर पे इकोनॉमी भी आप समझते हैं कि इस वक्त क्राइसिस का शिकार है? इकोनॉमी हमेशा से क्राइसिस का शिकार रही है। उन मुहिब्बे वतन लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है जो कहते हैं कि ये मुल्क मेरा है, जिसको सियासतदान जिनका कुछ भी नहीं हो कहते हैं आप चले जाए मुल्क छोड़ के, जिसको मुल्क से तकलीफ है। तो वो तो सिर्फ करप्शन वाली टीमें होती हैं। जो इस मुल्क को चला रही है, रीढ़ की हड्डी है, वो तो बिजनेस कम्युनिटी है, वो आपकी टैक्सेशन वहां से आ रही है। अब टैक्सेशन के हवाले से आप देखें इस वक्त तकरीबन 24,000 एम्प्लॉइज हैं और एफबीआर में, और 9,460 अरब का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है एक साल का। तो आप अंदाजा लगाएं कि जी मैं ये समझता हूं कि 7,000 से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है उस डिपार्टमेंट में। बाकी जो लोग हैं 15-16 हजार, वो तकरीबन आपकी 15,000 अरब की करप्शन के लिए रखे गए हैं, और इस मुल्क में टैक्सेशन से 70-80% ज्यादा करप्शन है इस मुल्क में, सिर्फ टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो आप किस तरह उसको इस सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं जब आपका मेन किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोगों ने बड़ा उनके लिए किया, सबसे ज्यादा करप्शन उनके दौर में बढ़ी। उन्होंने अपनी जुबान से एक दिन भी नहीं कहा कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं, मैं हैंग कर दूंगा जो करप्शन करेगा, भी करें। लुटो और फुटो तमाम पार्टीज का मंशूर है। तो इसमें जब तक आप करप्शन की देखिए 10-15% का क्वेश्चन होता है, हमारे यहाँ तो 50% से भी ज्यादा करप्शन है। करप्शन दो किस्म की है, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो सबसे बड़ी मेजर करप्शन है, वो तकरीबन 80% है। सिफारिश के बगैर तो आप जहाँ पे जाके आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते,
आपका तलक नहीं है, आप सबसे पहले कोई काम अपने घर से बाहर निकलना है, बिजली का बिल जमा कराना है, तो आप तलक ढूंढेंगे। तो ये काम सारी रेफरेंस पे लग गई है और कोई शख्स अपना काम करने को तैयार नहीं। तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इज द बिगेस्ट करप्शन। वो फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा बड़ी करप्शन है। तो उसके ऊपर भी किसी की कोई ऐसा तवज्जो नहीं है। तो जिस मुल्क के ये हालात हो, तो जिसकी लाठी उसकी बैठ पे काम चलता है, वही चलता आ रहा है अभी तक, वही हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये भी आपसे मुंसलिक है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर आप यहाँ से बिजनेसमैनों की डेलीगेशन लेकर जाते हैं, कारोबार के मौका फराहम किए जाते हैं उनको। थोड़ा सा बताइएगा कि अभी तक किन किन ममालिक के अंदर आप ये अपनी खिदमत जो है अंजाम दे चुके हैं। देखिए, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान का सबसे प्रीमियम चैम्बर है। इस वक्त एक्टिव 35,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं हमारे, जो एक्टिवली लाहौर चैम्बर 35,000 से मोर देन 35,000 ओवरऑल देखें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा है। तो उस हवाले से मैं 2002 से मुंसलिक हूँ। ये मैंने जो ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, बल्कि एजुकेशन के दौरान ही मैंने चैम्बर में रजिस्ट्रेशन और सारी करवा ली। प्रोफेशनल मेरी एजुकेशन है, तो मैं तब से इससे मुंसलिक हूँ। मैं पहली दफा पाकिस्तान से बाहर 2004 में एक मिलर ट्रैक्टर का एक डीलर्स एसोसिएशन का एक डेलीगेशन था, उसमें मैं बाहर गया था। उसके बाद मैं चैम्बर से मुंसलिक था और मैंने 100 से ज्यादा मुल्क फिरे। मेरा जो पैशन है वो अफ्रीका है, अनटैप्ड मार्केट है। देखिए, दुनिया को अगर आप तकसीम करें तो 8.25 अरब आबादी है। ठीक है। 8.25 अरब आबादी में 3 अरब आबादी सिर्फ 2 मुल्कों की है, अप्रोक्सीमेटली 3 अरब इंडिया और चाइना की। ओके। और बाकी अगर एशिया की आप आबादी लगा लें तो टोटल 4.5 अरब से ज्यादा आबादी सिर्फ एशिया की है। 1.5 अरब के करीब आबादी जो है वो अफ्रीका की है। तो 6 अरब तो ये आबादी है, ठीक है। आसियान भी उसमें, और ये वो फिर बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो सारी 2.5 अरब समझने के लिए, वो 2.25 अरब है आबादी, 8.25 अरब आबादी। तो हमें जो टारगेट है ये देखें, $1,000 बिलियन से ज्यादा की मार्केट है अफ्रीका के 57 मुमालिक, और उनकी अपनी प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। मसलन उनकी गंदम की प्रोडक्शन पाकिस्तान के एक मुल्क की प्रोडक्शन से भी कम है, पूरे अफ्रीका की प्रोडक्शन। तो इसलिए रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है पूरा अनटैप्ड वो खिता है। तो मैं समझता हूँ कि जी हमारी जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी इस तरह प्लानिंग नहीं है। मैंने 10-15 साल के पहले वीडियो उठाया था, मैंने यहाँ पे अफ्रीका शोज भी किए, डेलीगेशन लीड किए। अभी इस साल में हमारे जो डेलीगेशन 4 जा रहे हैं उसमें 2 मेजर डेलीगेशन अफ्रीका के हैं। अभी एक डेलीगेशन हम लेके जा रहे हैं इराक और सऊदी अरेबिया। फिर हम इजिप्ट और मोरक्को, फिर हम साउथ अफ्रीका और मोज़ाम्बिक, और ये इस तरह के जो डेलीगेशन हैं हमने जो वो प्लान आउट किए हुए हैं। बीच में अभी नए एम्बेसडर्स जो डिफरेंट कंट्रीज में डेजिग्नेट हो रहे हैं वो भी विजिट कर रहे हैं। तो उस हवाले से हमने बड़ा होमवर्क किया हुआ है और हम उस पर काम कर रहे हैं प्रॉपर। देखिए, चैम्बर के हवाले से मैं 2 चीजें आपको रोशर करना चाहता हूँ। हमने अपने दौर में जो हमारी लीडरशिप में ये तकरीबन 1.25 साल हो गया है हमें इक़्तिदार में, तो हमने यहाँ पे बुनियादी तौर पे एक्सपोर्ट के लिए काम किया है कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर सेमिनार्स किए हैं। इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के एम्बेसडर बाहर बैठे हुए हैं या उनको फिजिकल बुलाया है या ऑनलाइन मीटिंग्स में उनको लिया है, और हमने अवेयरनेस दी है कि एक्सपोर्ट जो है वो कितनी जरूरी है। गवर्नमेंट की चूंकि इसमें कोई पॉलिसी की प्लानिंग नहीं है, लेकिन इंडिया ने अपनी हर चीज की डिक्लेरेशन और प्लानिंग और पॉलिसी की हुई है। पिछले साल उनकी $770 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, सर उन्होंने $900 बिलियन का टारगेट रखा हुआ है। अनाउंस किया 2030 में हमने जो ना $900 बिलियन पे जाना है, उससे पहले। और वो कहते हैं 900 बिलियन पे तो इस साल ही वो जाना चाह रहे हैं, 2030 में कहते हैं हमने 2 ट्रिलियन पे जाना है। इस वक्त अमेरिका की एक्सपोर्ट 2.1 ट्रिलियन है। तो आप अंदाजा करें कि जी इंडिया के टारगेट्स क्या हैं और वो किस तरह उसके ऊपर विजनरी काम कर रहे हैं और क्या प्लानिंग की हुई है और क्या कंसर्न लोग उन्होंने इंडल्ज किया हुआ है। वहाँ पे बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है सारे डिसीजन मेकिंग में। और फिक्की एक अदारा है, उसकी प्लानिंग और पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। चैम्बर्स जो है उनको इन्वॉल्व किया जाता है। बिजनेसमैनों को वहाँ पे उन्होंने बनाए हुए कंसोर्शियम, वो थिंक टैंक बनाए हुए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं और बहुत भी अच्छे लेवल पे। देखिए, हम कहते हैं हमसे बड़ा है, हमसे 4-5 गुना बड़ा है ना, तो उसके हवाले से उसकी आबादी उसकी $100 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, उसकी $770 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो हमसे वो बड़ा उतना नहीं है जितना वो इस वक्त एक्सपोर्ट में इकोनॉमी में बड़ा हो गया। तो उसके लिए हमारे यहाँ कोई प्लानिंग, कोई पॉलिसी, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारा तो सारा सिस्टम है। तो लाहौर चैम्बर ने इस हवाले से
बड़ा एक फाल किरदार अदा किया है आवाज उठाने में, और ये डेलीगेशंस और ये पॉलिसीज बनाने में अपनी प्रपोजल्स हम एक शैडो बजट देते हैं, हम अपनी पूरी एक प्लानिंग देते हैं और उसके ऊपर कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। लेकिन चूंकि अभी 6th जनरेशन वार और फिर IMF का चूंकि हम मकरूज है और हम IMF से कर्जा लेते हैं सिर्फ कर्ज उतारने और अपने जना इंटरेस्ट पे करने के लिए। अब हमारी इंटरेस्ट इस साल 14,460 अरब बजट में 7,303 अरब सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। तो इसलिए हम प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग हमारी नहीं होती है, जिसपे IMF के साथ हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग लेके जाएंगे तो 100 बिलियन भी ले सकते हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री की कैपेसिटी 200-250 बिलियन से ज्यादा है, तो जब 200-250 बिलियन से ज्यादा आप इजीली ले सकते हैं। बट प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग, करप्शन बेस्ड और रीस्ट्रक्चरिंग और रीपेमेंट्स के ऊपर तो लोन नहीं देता ना। आपको क्या, आपने एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज ले लिया, तो आपने इस तरह की वो नहीं होता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लें, आप जना प्रोजेक्ट लेके आए, आप उससे इस तरह की पॉलिसी और प्लानिंग करें कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपके जना वो इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट क्रिएट करें, यहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशंस की पॉलिसी आपकी आए मुल्क के अंदर, और आप जो बाहर से ऑयल और गैस और सारा कुछ लेके आ रहे हैं, आपके मुल्क के अंदर सारा कुछ मौजूद है। किकबैक्स को छोड़ें, उसके ऊपर जाएं। और इंडस्ट्री चलानी है तो आपको सबसे अहम चीज जो है वो आपको 3 चीजें जो नेसेसिटीज हैं, बिजली, पानी और गैस, उसको गवर्नमेंट सेक्टर में वापस लेके आना पड़ेगा और उसके रेट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो कहता है जितने किकबैक्स हैं उन्होंने इस मुल्क की अगले 15 साल के लिए मैं समझता हूँ प्लानिंग कर ली है कि इंडस्ट्री में चलने देनी। जितने ये ओवरहेड्स इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, किस तरह चलेगी। अभी फिर पॉलिसी 64% गैस पे बढ़ रही, तो गैस आप बाहर से क्यों मंगाते हैं? आपके पास दिखा रहे हैं, आपने बंद किया, वहां पे किकबैक्स खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जी ये जो ऑयल, गैस, बिजली, ये डीजल, हमारे पास इतने जखायर हैं, हम तो कोयले से जो ना बना सकते हैं डीजल और अगले 500 साल तक बना सकते हैं। तो उसके लिए कोई पॉलिसी, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी, कोई विजन और कोई आउटलाइंस और कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो है नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है वो आपके एक जॉब से रिलेटेड है कि आप कई सालों से डेलीगेशन लेके जा रही है, तो कारोबारी अहदाफ को अगर देखा जाए तो हमें कितना फायदा हुआ है, हमारी एक्सपोर्ट में किस चीज में हम ज्यादा बेनिफिट ले सके हैं आज तक? देखिए जी, बेनिफिट जब हमारा तो मकसद है कि लोगों को लेके जाना, B2B मीटिंग्स कराना, डिफरेंट कंट्रीज में विजिट कराना और उनको दिखाना कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 2008-10 में वो 2-2.25% से भी ज्यादा नहीं थी अफ्रीका के अंदर। अब वो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का 8-10% चली गई है और उसमें मेजर करना जरा डिफिकल्ट है, इसलिए कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट उस तरह नहीं होती है, क्योंकि सारे अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस तरह वर्किंग नहीं करती हैं, तो डी रूट होकर पेमेंट्स आती हैं दुबई से, कोई अमेरिका से, कोई सऊदी अरब से, कोई इंग्लैंड से, तो वो डायरेक्ट कैलकुलेट करना कि कितनी एक्सपोर्ट वहाँ हुई है वो जरा डिफिकल्ट है। बट एक्सपोर्ट बहुत बड़ी है, हमने इस पर वर्किंग की है, बहुत वर्किंग की है। ये जो लुक अफ्रीका का विजन हमने इंट्रोड्यूस कराया था, तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो फ्लॉप हो चुका है, उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन उसको रीलॉन्च करने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट में कोई अच्छे विजन वाले लोग आएंगे तो उस अफ्रीका की मार्केट को रीलॉन्च करने की जरूरत है। फिर जो अनटैप्ड मार्केट है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, फिर आसियान के साथ हमें जो है वर्किंग करने की जरूरत है। आसियान के साथ हमें जो ना वो PTA साइन करने की जरूरत है, या FTA के ऊपर जाने की जरूरत है। फिर हम देखें पूरी दुनिया में हमने FTA साइन किए हुए, उसमें चूंकि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो जब आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर वो पॉजिटिव तो नहीं होंगे। मास वाइज 2 के सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ 2 ऐसे FTA हैं जो हमारे फेवरेबल है, बाकी सब हमारे अगेंस्ट है। और मैं समझता हूँ कि वो सब बदनीति पे मुश्तमिल वो सारे मामला चल रहे हैं, या वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो एक नेगेटिव पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है। तो वो कंसर्न लोगों को इन्वॉल्व करें, और कंसर्न लोग इन्वॉल्व होंगे तो पॉजिटिव जो है ना लेजिस्लेशन होगी। अब जो FTA साइन होते हैं उसमें आपको चाहिए कि आप पूरे पाकिस्तान, लाहौर चैम्बर एक बहुत बड़ा चैम्बर है, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, उनकी इनपुट लें और फिर उसके ऊपर उसको फाइनलाइज किया जाए चीजों को। तो इसके एक पॉलिसी जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है और इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसके ऊपर जितनी देर तक आप स्टेक होल्डर्स, लेट अस मेक द पॉलिसी, वी आर द स्टेक होल्डर्स, अंटिल यू विल नॉट allow us to make the policies, so उतनी देर तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक ये बाबू पॉलिसीज बनाते रहेंगे। और ये जो मार्केट से सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं
जो रातों को जागते हैं और दिनों को सोते हैं और वो सारा पैसा डंप कर दिया है, 1500 ट्रिलियन रुपीज इस वक्त डंप है, वो पैसा उनके पास है। तो वो जब तक पैसा खर्च करके असेंबली में बैठे रहेंगे तो लेजिस्लेशन कौन करेगा? तो एक रीस्ट्रक्चर होने की जरूरत है सारे सिस्टम। बल्कि जब भी ये इकोनॉमी के ऊपर सर डिबेट्स होती हैं और बजट से पहले यहाँ पे भी एक प्री बजट सेमिनार आपके यहाँ भी होती हैं लाहौर चैम्बर में, तो उसमें आप लोग डेफिनेटली पॉलिसीज तो उनको बनाकर देते होंगे ना, उसका पार्ट तो आप लोग भी बनते हैं। तो उसमें जो आप तजावीज देती हैं, अभी टैक्सेशन के हवाले से आपने बात की, लाइसेंसिंग के हवाले से की, जो अदर कंट्रीज के साथ तजारत है उसके ऊपर जो भी मुश्किल पेश आती हैं, सर्टिफिकेशन के हवाले से हो या टैक्सेशन के हवाले से हो, तो क्या गवर्नमेंट उन चीजों को उस वक्त एंटरटेन नहीं करती और उसका हिस्सा नहीं बनाती निजाम का, पॉलिसी जो का? हमारी प्रपोजल्स होती हैं रिगार्डिंग द टैक्सेशन, ये रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती सारी चीजें, तो उसको कई चीजों को देखना होता है गवर्नमेंट ने, अपनी पॉलिसी, अपनी प्लानिंग भी, और फिर IMF को भी उनकी क्या सिफारिशात हैं, फिर दूसरे जो डोनर इंस्टीट्यूशंस हैं, बैगर्स हैव नो चॉइस। तो सो बीइंग अ बैगर अगर वो देखेंगे तो फिर वो ऐसी पॉजिटिव चीजें जो मुल्क को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगी उसके ऊपर नजर कम रखेंगे। यही शायद बड़ी वजह है कि अभी तक वो कोई प्रॉपर बन नहीं पाई जिस तरह से बननी चाहिए थी। अच्छा, मैं जो है एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ आऊंगी आपकी जानिब कि आपने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है जिसमें मुझे भी बहुत सारे लोगों को रेफर करना पड़ा, क्योंकि इतने अच्छे अंदाज में आपने उसका निजाम बनाया हुआ, मेंबरशिप जो होती है यहाँ पे, और कोई भी बिजनेस मैन जो है या वेमन है वो अपना बिजनेस यहाँ के रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मेंबरशिप हासिल करने का तरीका जो हसूल है वो इंतहाई आसान बना दिया गया है। तो बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नहीं करवा सके अपना बिजनेस रजिस्टर्ड, क्या तरीकाकार है, किस तरह से करवाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस कम्युनिटी। जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के या जो आला हुकाम हैं या जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, उन तक जो सबसे स्ट्रॉन्ग रसाई है आवाज की, वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसलिए हर बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं he must need to have the members of Lahore Chamber of Commerce and Industry। तो उसके लिए बड़ा आसान है, आप अपने जो ना प्रूफ करना है यूर टैक्स पेयर एंड यूर बिजनेसमैन, तो उसकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करा के, तो आसान सा एक तरीका है, उससे आप मेंबरशिप ले लें। So you will be the part of Lahore Chamber of Commerce। फवायद लाज़मी बताएं ताकि लोग देखिए जी, जिस तरह ये डेलीगेशन आते रहते हैं आपकी आवाज उठाने के लिए, आपको इश्यूज है वो हमारे पास आ जाए। हम यहाँ मीडिएशन सेंटर है कि जिनके आपस में झगड़े हैं हम उनको भी सॉल्व कराते हैं, वो एक रजिस्टर्ड मीडिएशन सेंटर है। IFC IMF का एक अदारा है, उसके साथ फिर हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया हुआ है। हमने जो है ना पंजाब हाई कोर्ट से जो है उससे किया हुआ है MOU साइन। तो एक प्रॉपर एक अथॉरिटी के साथ हम मीडिएशन करते हैं। तो आपको एक मीडिएशन की फैसिलिटी अवेलेबल है पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग लाहौर चैम्बर में। फिर आप कोई वीजा के हसूल के लिए आपने बाहर जाना है तो आपको उसकी रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, तो हमारे एम्बेसीज में हमारी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है कि लाहौर चैम्बर एक प्रॉपर वर्किंग करता है, इसमें कोई नेगेटिवनेस नहीं होती है, तो उसको तस्लीम करते हैं। तो उससे वो हमारी रिकमेंडेशन होती है, उस पर वीजा इशू होते हैं। तो वीजा की इश्यूएंस के लिए अगर आपने बाहर बिजनेस करने के लिए जाना है तो उसकी जरूरत है। फिर आपने जब एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है तो आपको जो लाइसेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है वो ये चैम्बर ही है कि जी आपको यहाँ पे जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जरूरत होती है, वो यहाँ से बनता है। इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से होनी है। तो वो जो PSW है गवर्नमेंट जो उसका एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, उसमें चैम्बर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो आपको अपने बिजनेस को अगर अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से और अच्छे लेवल पे और अच्छे प्लेटफॉर्म पे चलाना है, so you should have become the member of Lahore Chamber of Commerce and Industry। और 31 मार्च तक हमारी रिन्यूअल चल रही है, तो आप 31 मार्च तक उसकी रिन्यूअल भी करा लें ताकि आपकी जो मेंबरशिप है वो कंटिन्यू रह सके। अच्छा सर, तो यहाँ पे बड़ी कमेटीज हैं, 300 के करीब कमेटी हमारी बनी हुई है। हमने उनमें डिफरेंट शोबा है जिंदगी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने कमेटियां दी हुई हैं, और वो उसके ऊपर अपनी प्रपोजल, तजावीज़ात और लोगों को बुला के वो मसाइल भी हल कराते हैं। उसके अलावा हमने बेशुमार MOU साइन किए हुए हैं एज ए मेंबर। आल्सो एज ए मेंबर आप जो है ना वो डिफरेंट फैसिलिटीज ले सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो हॉस्पिटल्स के साथ, लैब्स के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे MOU चल रहे हैं। तो आप उनमें थोड़ा जो 20% से लेकर 50% तक डिस्काउंट है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो लाहौर चैम्बर का कार्ड है ये उसके तौर पे इस्तेमाल हो रहा है एज ए
मेंबरशिप कार्ड जो है ना डिस्काउंट कार्ड के तौर पे भी। ओके, मतलब फायदे हैं इसमें। जाहिर है जी, नॉमिनल फीस हम लेते हैं और बेशुमार। मतलब अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो ना सिर्फ आप महफूज हैं बल्कि मुस्तफीद भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, दूसरा बताइएगा, रिन्यूअल की तारीख आपने बताई है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 है। अगर आप यकम को कराएंगे तो उस रिन्यूअल का फायदा नहीं होगा, आप फैसिलिटेट नहीं हो सकेंगे। या जो भी फैसिलिटीज है वो 2 साल कंटिन्यू मेंबर होने से ही आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं अभी इसकी तफसील बता रहा था कि हमने पाकिस्तान का वाहिद चैम्बर है जहाँ पे आपको पासपोर्ट की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे ID कार्ड की फैसिलिटी भी है, जहाँ पे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ बनता है पुलिस का, पुलिस सेंटर यहाँ पे है, लाइसेंस यहाँ पे बनते हैं, रिन्यूअल भी होते हैं, नए भी बनते हैं। फिर आपके यहाँ पे 20 अदारे नीचे हमने बैठाए हुए हैं FDR समेत, तो वो अपनी डिफरेंट चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। रोडा को हमने कहा है वो भी यहाँ पे अपना काउंटर लगा रहे हैं, नीचे काउंटर लगे हुए हैं। तो वो फैसिलिटीज जो आप जगह जगह भटकते फिरते हैं गर्मी में या सर्दी में, वो आपको अंडर वन रूफ फंड प्लेस पे आपको दस्तयाब होती है। चाय भी आपको फ्री मिलती है और आप आके अपना काम कराते हैं और वो सारे अखराजात चैम्बर बर्दाश्त करता है, VIP प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे और वो आपने भी देखा है कि किस तरह काम हो रहे हैं। तो लाहौर चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी की एक डोंट वर्थ एक खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हर शख्स इससे मुस्तफीद हो रहा है। और दूसरा मैं आपको एक चीज थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है वो बहुत जरूरी है। हमें सबसे पहले जो इशू है वो हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर गवर्नमेंट की प्लानिंग और पॉलिसी है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाए कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आप अगर फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए कि फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह हमने मैनेज करना है, जो सबसे बड़ा इशू है। फिर जो एक्सपेट्रिएट्स हैं बाहर को तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा, उनसे जो पैसे हैं वो ग्रे मार्केट से ना आए, ग्रे रूट से, वो किस तरह मैक्सिमम आ सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर मुझे मौका मिले तो मैं समझता हूँ कि 60 से 70 बिलियन डॉलर हमारे सिर्फ उस रूट से आ सकते हैं। फिर हमारे एक्सपोर्ट जो इस वक्त 27.7 बिलियन पे है और सबसे मैक्सिमम 31.4 बिलियन पे गई है, उसको 50 बिलियन पे कैसे लेके जाया जा सकता है। और ये 100 बिलियन अगले 2 साल में हम किस तरह टारगेट कर सकते हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर में ऐड करने का। और हमने जो 71 से 75 बिलियन डॉलर हमें अगले 2 साल में चाहिए अपनी रीपेमेंट्स के लिए, या उसको रीशेड्यूल कराएंगे या उसके इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको कैसे मैनेज करना है। सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के लिए प्रोफेशनलिज्म बड़ा जरूरी है। गवर्नमेंट के लिए इतना आसान नहीं है आगे चलना, तो इन सारी चीजों को साथ लेके चलना है और नीचे से ग्रास रूट से लेके अप लेवल तक इन सब के साथ जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे हमने लिंक करना है ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। फिर पाकिस्तान के अंदर जो हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बाहर 27 बिलियन डॉलर दे रहे हैं, उनको कैसे सेव कर सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पे डीजल कैसे बना सकते हैं, गैस कैसे ले सकते हैं। फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो प्राइसेस हैं गैस की, फॉसिल फ्यूल्स की और आपकी बिजली की, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी पॉलिसी और प्लानिंग करनी चाहिए। और ये सारी चीजें करप्शन से पाक एक जहनियत के साथ ही हो सकती है। जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी तरीन हमारे पास इस वक्त बिजली है, सबसे महंगा हमारे पास गैस है, सबसे महंगी हमारे पास जो है ना वो ये सारा निज़ाम है। तो इसको हम किस तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लेके जा सकते हैं, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें, अपनी प्रोडक्ट को लेकर कहीं जा सकें। फिर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ये सारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की जरूरत है जिसमें हम दस्तयाब हैं इसके लिए और हम सपोर्ट कर सकते हैं। मगर वहां पे किसी भी ऐसे शख्स की एंट्री हुकूमती मामलात में बैन है जो कि काम कर सकता है, वहाँ तो डल माइंड लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अभी आपने बड़ी जबरदस्त मालूमात फराहम की है। मुझे बताइएगा कि ऑनलाइन जो बिजनेस करने वाले लोग हैं क्या वो भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं, यहाँ पे मुस्तफीद हो सकते हैं? कोई भी बिजनेसमैन जो एनटीएन रखता है, जो टैक्स पे करता है, वो अपनी कंपनी को यहाँ रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो मुझसे सवाल किया गया था, मैंने कहा मेरा जब इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जाऊंगी तो मैं ये सवाल जरूर करूंगा। एनटीएन रखने वाला हर शख्स यहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है। एक चीज मैं और आपके वसातत से कहना चाहता हूँ अपनी पूरी कौम को कि हमारे यहाँ इस वक्त जो पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, जिस पर मैं भी इस वक्त बात कर रहा हूँ, वो है IT टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ तकरीबन 2 लाख से ज्यादा IT की जो ना वो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो एक्सपोर्ट भी करना चाहती हैं या कर भी रही हैं, और 2 लाख के करीबी इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है। इंडिया की एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली $268 बिलियन की थी। हमारी भी साल
2.1 बिलियन थी। इस साल वो भी रिड्यूस हो गई है और 400-500 मिलियन पे आ गई है अब तक, जो कि मैं समझता हूँ कि पिछले से भी कम होगी, बढ़नी चाहिए थी, कम हो बढ़नी चाहिए थी। तो एक तो आईटी के ऊपर काम करने की जरूरत है इंटरनेशनली। अब देखें वहां पे उनके पास क्या है कि 2 लाख उनके लोग रजिस्टर्ड है, 2 लाख हमारे लोग रजिस्टर्ड है, उनकी $200 बिलियन की मुल्क में आ रहा है, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं आ रहा। तो उसमें थोड़ा सा जो नेगेटिवनेस है, मुहिब्बे वतन होने की जरूरत है, पाकिस्तानियत की जरूरत है। हम लाहौर चैम्बर में एक हफ्ता मना रहे हैं अभी अनकरीब ही इंशाल्लाह, जिसमें हम पाकिस्तानी, शफाफ पाकिस्तान, साफ पाकिस्तान और मिलावट से पाक पाकिस्तान, ताकि ये जो मिलावट वाली चीजें हैं आपको खुराक में, खाने पीने में, दुनिया में अगर कहीं मिलावट होती है तो वो दूध से लेके आपकी हर खाने वाली चीज में वो यहाँ भी है। उन्हें मरने को जहर खाया था, 2-4 ढकारे हैं और तबीयत ठीक होगी, तो ये जहर भी यहाँ खालस दस्तयाब नहीं है, वो भी आपको मौत भी नहीं आती उससे। तो इसलिए इसमें हम एक मुहिम चला रहे हैं लाहौर चैम्बर, और मैं समझता हूँ कि कौम को अब इतना शऊर हासिल हो गया है कि वो हर आने वाला मैसेज फौरन आगे चला देते हैं, लेकिन ये शऊर आज तक नहीं आया कि मुल्क के लिए बेहतर क्या है और गलत क्या है। हम हर आने वाला गलत मैसेज आगे चला देते हैं, लेकिन सही मैसेज या सही सोच की तरफ हम नहीं जाते। तो हमें उस शऊर को पॉजिटिवली मुल्क के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक हम इज्तिमाई सोच नहीं रखेंगे, मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक इस मुल्क के लिए हम कुछ नहीं सर अंजाम दे रहे, कोई खिदमत सर अंजाम नहीं दे रहे और कोई काम नहीं कर रहे। हम बोझ हैं इस मुल्क में, आसानियां पैदा नहीं कर रहे, लेग पुलिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, पूरी कौम को मुत्तहद करने की बजाय हम छोटी छोटी टोलियों में मुंतशिर कर रहे हैं, और ये इंतशार इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, नौजवान नस्ल के लिए बेहतर नहीं है और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर नहीं है। आसानियां पैदा करें और इज्तिमाइयत पैदा करें। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज जफर महमूद साहब, बेहद शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपका फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। जिस तरह से आपने आज पूरी तवज्जो से हमारा पूरा प्रोग्राम देखा है, और अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा, और अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो जरूर पूछिएगा, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अपनी मेजबान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।